गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 30, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कैपस्टोन के बारे में। ये एक्चुअली मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, द हिंदू के अंदर इसको कवर नहीं किया गया है, लेकिन साइंस एंड टेक वाले पार्ट से हम इसको कवर कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेट कर सकते हैं। जीएसटी हाइक दोबारा से हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ रिपीटेड सा टॉपिक है। आज जो है 2-3 आर्टिकल भी यहाँ पे डाले गए हैं और एक एडिटोरियल सेक्शन में डाला गया है। वैसे तो काफी ज्यादा रिपीटेड है, लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे डाला गया है जिसको कहा गया है सेक्शन 4 ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। तो ये आज का एडिटोरियल भी है और आर्टिकल भी है। टर्की ने फाइनली एग्री कर लिया है और वो फिनलैंड को और स्वीडन को नाटो में ज्वाइन करवाने के लिए एग्री हो गया है, लेकिन क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या क्या है, उसको हम लोग जानेंगे इस आर्टिकल में। फार्मर्स कोऑपरेटिव्स बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया इससे पहले, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। G20 और इंडिया मतलब इंडिया में मीटिंग होने वाली है G20 की, उसके बारे में बात करेंगे। रूपी भैया कमजोर हो रहा है, तो रूपी जो है वीक क्यों हो रहा है, इसके रीजन क्या क्या है, उसका हमारे ऊपर इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है, और रूपी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सब हम जानेंगे इस आर्टिकल में। मेगाडेटू प्रोजेक्ट, ये पुराना प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, रिपीटेड सा है, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल नए हैं उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है। जब हम लोग इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो वहां से हम इसको कवर कर सकते हैं। यूनिक वे टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ये भी आज का एडिटोरियल सेक्शन है। तो बेसिकली आज जो है ना 2 एडिटोरियल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। पहला है एंटी डिफेक्शन वाला और दूसरा है ये वाला बायोडाइवर्सिटी वाला, दोनों कर सकते हैं। ये आपका अच्छा आर्टिकल है, कुछ नया पॉइंट आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं ब्रीफली फ्रंट पेज में क्या है आज। उद्धव रिजाइंस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिनाई स्टे ऑन द फ्लोर ग्राउंड। तो ये बेसिकली न्यूज इस तरह की है थोड़ा सा कि उद्धव ठाकरे जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन डाला था कि जितने भी भैया ये एमएलएज हैं जो इस समय गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि स्पीकर के पास पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की, लेकिन वो पावर भी स्पीकर से छीन ली गई, क्योंकि स्पीकर की रिमूवल की प्रोसेस खुद वो जो है इस समय इन बिटवीन है। तो जब स्पीकर भैया खुद रिमूव होने की कगार पे है तो वो स्पीकर कैसे किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले नामबियार केस में कहा था, जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड केस है। मतलब रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर स्पीकर की रिमूवल की प्रोसेस अगर वो बीच में है तो स्पीकर जो है वो एमएलएज को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर स्पीकर मेजोरिटी एंजॉय करता है तभी वो डिस्क्वालीफाई करने की पोजीशन में होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो जितने भी वहां पे एमएलएज बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, उन्होंने खुद जो है उस स्पीकर को हटाने की बात यहाँ पे कही है। स्पीकर बेसिकली डिप्टी स्पीकर है। स्पीकर की पोस्ट तो महाराष्ट्र में काफी समय से खाली पड़ी हुई है, डिप्टी स्पीकर से ही काम चला रहे हैं वो लोग। लेकिन आपको पता है जब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की पोस्ट पे होते हैं तो उनके पास स्पीकर वाली पूरी पावर होती है, सैलरी भी वही होती है, पावर रुतबा सब कुछ वही होता है। तो ये थोड़ा सा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया टेस्ट तो फ्लोर पे ही होगा, है ना। टेस्ट की बात मतलब मेजोरिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि आप मेजोरिटी एंजॉय करते हो कि नहीं करते हो, ये आपके हाउस में ही डिसाइड होगा, हाउस से बाहर डिसाइड नहीं हो सकता। तो आप फ्लोर पे आइए, वोटिंग करवाइए, आप मेजोरिटी एंजॉय करते हो तो सीएम बने रहिए, मेजोरिटी ज्वाइन नहीं करते हो तो टाटा बाय बाय हो गया। तो इनको पता है, ठाकरे जी को पता है कि इनके पास मेजोरिटी अभी है नहीं, तो इन्होंने पहले ही यहाँ पे कर दिया है रिजाइन। तो भैया समय का पलड़ा है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, पॉलिटिक्स है, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है, बहुत चीजें होती हैं। अगर आप इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो 80s और 90s में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा हार्डली इंडिया में कोई ऐसा स्टेट हुआ करता था जहां पे कोई पार्टी जो है वो 5 साल पूरे किया करती थी, हार्डली। इतने सारे प्रेसिडेंट रूल और ये सब वहां पे होता था उस समय में। लेकिन क्योंकि उस समय की पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते नहीं है तो हमें लगता है शायद ये कुछ नया फिनोमेना हो रहा है। नया बिल्कुल भी नहीं है, हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केस हैं। गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर द हाउस होल्ड आइटम से थोड़ी देर में देखने वाले हम लोग टॉपिक। तो आज के मेन टॉपिक में बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हल्का सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हम लोग जो है अभी 3 तारीख से मतलब आने वाले 2-3 दिन में अपना जो है एक सेकंड फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया था, जल्दी से अपना डिसीजन बना लें। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करिए, आप इस पे जो है मैसेज कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉर्म को जो है जाके फिल कीजिए, पूरी डिटेल वहां पे भरिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कोर्स के अंदर किसी तरह की कोई भी कमी हम आपको नहीं आने देंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। डेली क्विज होता है, आपकी मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई जाती हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, वैल्यू एडिशन मटेरियल, मेंटरशिप प्रोग्राम, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो कोई किसी तरह की समस्याएं आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में।
कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे थे, तो सबसे पहले एमसीक्यू जो आंसर है वो है दार्जिलिंग टी इंडिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, तो ये जो सी वाला है ये बिल्कुल इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि ये जो अन्नामुल्ला कन्नड़ी जो है ना वो केरला से बिलोंग करता है और एक्चुअली ये मिरर मेकिंग है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज ज्यादा जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, तो ये गुजरात की जो पातन पटोला है ये गुजरात से बिलोंग करता है, बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, बाकी तीनों इनकरेक्टली मैच्ड है। पटोला जो है वो क्या है, इट्स अ डबल इकत वुवन साड़ी, एक साड़ी होती है, ठीक है, मेड इन पातन जगह है गुजरात में, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि यूजली जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होती हैं, वो इसको पहनती हैं, ठीक है। बाकी तो आपको देख ही सकते हो। पहला जो आर्टिकल है आपका मेन आज का वो है कैप्स्टोन। तो बेसिकली आप जैसे क्लियर भी देख सकते हो, इसकी शेप आप देखिए कैसी है, एकदम कैप्सूल के जैसी है ना, जैसे कैप्सूल हम लोग कंज्यूम करते हैं बुखार वगैरह हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैप्स्टोन, ठीक है। ये है क्या आपको बताता हूं, देखिए नासा जो है वो दोबारा से मून पे जाने की तैयारी कर रहा है। आपको पता है पहले नासा जो है 1960s में मून पे जा चुका है, लेकिन वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो पुराने रूट से नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार वो दूसरे नए रूट से जाएंगे। और ये रूट जो है पहले से ज्यादा सिक्योर होगा, सेफ होगा और पहले से ज्यादा फास्ट भी हो सकता है। तो उस नए रूट की तलाश में उन्होंने ये कैप्स्टोन को वहां पे भेजा है, राइट। जैसे वास्को डी गामा जो है वो इंडिया की खोज करते हुए नए नए रास्ते खोजने के लिए आए थे, इसी तरह से नासा का भी बेसिकली इस तरह का ये प्रोग्राम है। तो इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको यही पता होना चाहिए कैप्स्टोन क्या है। अभी इसकी फर्स्ट स्टेज है, अभी 2-3 स्टेज और इसकी आने वाली है। जब ये पूरी तरह से हो जाएगा तैयार, तो फिर शायद वो 2025 या 2026 जो है वहां पे मून पे मैन मिशन भेजने वाले हैं। देखिए नॉर्मल मशीनें तो भेज सकते हैं, वो भेजते भी रहते हैं, बात है यहाँ पे मैन मिशन की। आज तक मून के ऊपर सिर्फ एक ही बार मैन मिशन गया है नासा वाला 1960s में, उसके बाद अब तक नहीं गया, तो ये दोबारा भेजने के प्लानिंग वहां पे कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि सेकंड कौन सा इंसान था, सेकंड जिसने जो है मून की धरती के ऊपर अपना कदम रखा था। फर्स्ट रैंकर को तो भैया सब जानते हैं, सेकंड रैंकर को तो कोई नहीं जानता। समस्या यह है सबसे बड़ी, है ना। सब फर्स्ट रैंकर के इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, फर्स्ट रैंकर की नोट्स देखना चाहते हैं। अरे भैया सेकंड रैंकर में फर्स्ट रैंकर में कोई फर्क नहीं है ना, हार्डली 2-4 नंबर का फर्क होगा, आधे नंबर का फर्क होगा, 10 नंबर का फर्क होगा। तो लेकिन सेकंड ऐसे ही है समाज में, है ना। फर्स्ट जो रैंकर होता है उसकी पूजा की जाती है, सेकंड रैंकर को इग्नोर कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। जो भी चीजें हैं तो आप जो है ये थोड़ा देख सकते हो कैप्स्टोन के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस का है ये, इन द हिंदू में इसको नहीं दिया गया है, और जब देंगे हिंदू वाले तो जब देखेंगे शायद संडे को दे सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक वाला चीजें वहां से कवर होती हैं। गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर द हाउस होल्ड आइटम, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी आइटम्स के जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है उन्होंने। जैसे नाइफ्स, स्पून्स, फोक्स वगैरह पहले 12% होता था, अभी 18% होगा। डेयरी जो मशीनरी होती है पहले 12% था, नाउ इट इज गोइंग टू बी 18%, राइट। और भी देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। ये हमारे लिए कोई कंसर्न का मुद्दा नहीं है कि हर आइटम के ऊपर कितना जीएसटी होगा, वो हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की चीज है कि ओवरऑल हमें जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है, राइट, जिसमें जो है बहुत सारे टैक्स जो सेंटर के थे और जो स्टेट वाले थे उसको हम लोगों ने मर्ज कर दिया, है ना, और एक सिंगल टैक्स हम लोगों ने बनाया ताकि पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो सके। लेकिन यार इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे अमेरिका में जीएसटी है, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में जीएसटी है, वहां पे एक यूनिफाइड जीएसटी है, बट इंडिया वाले तो अपने तरीके से काम करते हैं। तो जिस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किया ना, वहां से चीजें उठाई, इंस्पिरेशन लिया, अपने हिसाब से चेंज किया। उसी तरह हम लोगों ने जीएसटी में भी किया, वहां से आइडिया लिया, और इंडिया का अपना यूनिक जीएसटी है जिसको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। स्टेट जीएसटी, है ना, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी जो कि इंटर स्टेट ट्रेड में काम आता है। ये हमारा यूनिक सा है। हालांकि अल्टीमेट एम यही है कि तीनों को जो है मर्ज किया जाए और एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में बनाया जाए। अब वो कम एम जो है कब अचीव होगा वो बात की बात है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसे कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कि जीएसटी का पार्ट नहीं है, जिसके ऊपर स्टेट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं कि भैया ये तो हम लोग पार्ट नहीं बनने देंगे। मुझे पता है पिछली बार जब मैंने ये सवाल पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसी आइटम्स भी बता दी थी जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है, मतलब ये जिनके ऊपर 0% जीएसटी है। ये देखिए गलत बात है, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हम लोगों को वो नहीं बताना है जिन आइटम के ऊपर जीएसटी 0% है, हमें वो बताने हैं कि जो जीएसटी रिजीम का पार्ट ही नहीं है, राइट। कुछ बच्चों ने बोला सर मिल्क वहां पे है, पनीर वहां पे है, वो सारी चीज आपने बता दी थी।
वो जीएसटी का पार्ट है। जीएसटी काउंसिल फ्यूचर में वहां पे टैक्स लगा सकती है। सवाल यह है कि ऐसी चीजें बताइए जो जीएसटी के अंदर है ही नहीं भैया, वो आपने बताना है। ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से बताइए। तो इससे पहले हमारे पास वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो जीएसटी भी बिल्कुल वैट के जैसा ही है। बात सिर्फ इतनी है कि ये नेशनल लेवल पे है, पहले वो जो वाला वैट हुआ करता था वो स्टेट लेवल पे हुआ करता था। मल्टी पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट नहीं होता, आपको ये भी ध्यान रखना है। जीएसटी काउंसिल ये डिसाइड करता है कि कौन से आइटम के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितना टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे आपने ध्यान ये चीज देनी है कि पहले ऐसा माना जाता था कि जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है वो मैंडेटरी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ बोल दिया है कि जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेगी वो मैंडेटरी नहीं है। स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, सेंटर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। अभी थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, राइट, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छी खासी बात की थी। तो आर्टिकल 279 जो है वो उसके तहत हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ये सॉरी जीएसटी काउंसिल बनाया था। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना है आपने। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। जीएसटी काउंसिल की जो है कंपोजिशन कैसी होती है, इसके जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वो इसके मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा जो स्टेट्स जो है नॉमिनेट करता है कुछ मिनिस्टर्स को, तो वो भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में सारे डिसीजन जो है वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे 1/3 जो वोटिंग पावर होती है वो सेंटर के पास होती है, दैट्स अ सेपरेट केस, बट यस दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज विच में भी सब्जेक्ट टू द एग्जाम्प्ट फॉर द जीएसटी, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द टर्नओवर ऑफ द जीएसटी इज रेट्स ऑफ द जीएसटी। तो ये जीएसटी के सारे फंक्शंस होते हैं, किसके आइटम को नया इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो सारी सारी चीजें। ठीक है, आपको मुझे ये भी बताना है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए सवाल है कि जीएसटी को जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर क्या था। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द सेक ऑफ जीएसटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटिकल फैक्ट्स, लीगल फिक्शन, थोड़ा इसके बारे में बाद में जानेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लीगल प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के देखिए कोई लॉ का एग्जाम तो ये है नहीं, है ना, यूपीएससी का एग्जाम है, तो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक आइडिया के बारे में हम लोगों को बेसिकली बात करना चाहिए, है ना। आइडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ओपिनियंस भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और जो प्रोविजंस होते हैं वो कुछ कुछ प्रोविजन गिने चुने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे प्रोविजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट दिस आइडिया थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया का मतलब ये होता है कि भैया वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, ये होता है आइडिया, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, या फिर वो चीज क्यों हुई, नौबत क्यों आ गई, है ना, ये आइडिया होता है। ओपिनियन तो फिर हर किसी को अपना ओपिनियन हो सकता है, ओपिनियन से ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं होना है, उस ओपिनियन के अंदर आपने आइडिया ढूंढने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली हम चीजें काम करेंगे। तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में इसके सॉरी आपको बता देता हूं। अमेंडमेंट जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था, राइट, 10th शेड्यूल जिसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, थोड़ी बहुत चीजें। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब आप जब किसी को छोड़ देते हो, ठीक है, उसे डिफेक्शन कहते हैं। तो कई तरीके से डिफेक्शन हो सकता है। तो जो मेंबर होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको किस बेसिस पे डिफेक्ट किया जा सकता है, या तो वो अपने मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें, बाय बाय टाटा हो जाता है उनका, या फिर जो व्हीप होता है, जो उनको डायरेक्शन दी जाती है पार्टी के द्वारा कि आपने इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर ऐसे वोटिंग करनी है, और अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाके वो वोटिंग कर देते हैं, तभी टाटा बाय बाय हो जाता है। जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं बाद में, तो भैया उनको भी टाटा बाय बाय, मतलब डिफेक्शन हो जा लग सकता है उनके ऊपर। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, जैसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो जाते हैं और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्जर कर लेते हैं, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन नो नहीं लगेगा। महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल इस समय यही सिचुएशन हो रही है। जितने भी एमएलए जो हैं गुवाहाटी में गए हुए हैं, वो जो 2/3 से ज्यादा मेंबर हैं, तो डेफिनेटली वो अभी वहां से अलग हो सकते हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज कर सकते हैं, जैसे वो बीजेपी के साथ मर्ज कर सकते हैं और एक नई पॉलिटिकल या फिर नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, राइट। वो यहाँ पे एक सिस्टम है। इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं ऊपर वाले एडिटोरियल में। अब डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास होती है, यू वेरी वेल नो, जो चेयरपर्सन होते हैं हाउस, उनके पास होती है।
लेकिन चेयरपर्सन का डिसीजन जो है वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इनिशियली जब ये इस प्रोविजन को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था तो जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोविजन उस समय नहीं था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया। कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जुडिशियल रिव्यू डिस्क्वालिफिकेशन से पहले नहीं होता। एक बार जब चेयरपर्सन अपना डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, प्रोसेस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। अभी इसके अंदर भी थोड़ी सी एग्जाम्पशन अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी है। महाराष्ट्र वाला जैसे हम लोग केस बात करते हैं, ये अभी प्रोसेस में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवेंशन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो वहां पे स्पीकर, जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, उनकी रिमूवल प्रोसेस चल रही थी, इसीलिए उन्होंने प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हस्तक्षेप किया। और यही हमारी जुडिशरी की, हमारे कानून की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन पैदा होती हैं उसके हिसाब से हम लोग नई रियलिटीज को रियलाइज करते हैं और अपनी चीजों को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर ये रिजिड होता तो भैया सारी गड़बड़ हो जाती। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो कुछ कैरेक्टर हमारे यहाँ पे फेडरल हैं, कुछ कैरेक्टर जो है क्वासी फेडरल हैं, कुछ फैक्टर जो बिल्कुल फेडरल है ही नहीं। तो उसमें हम लोग ये चीज भी पढ़ते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेमी फ्लेक्सिबल है। कुछ आर्टिकल जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कुछ आर्टिकल जो है बिल्कुल रिजिड है। जैसे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो काफी रिजिड होता है, उसको आप लोग यूजली चेंज नहीं कर सकते। बाकी प्रोविजन जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है, तो डेफिनेटली वहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज कर सकते हो। तो यही है थोड़ा सा ब्यूटी हमारे यहाँ की। टाइम फ्रेम टू डिसाइड, आप कितने टाइम के बाद उनको चेयरपर्सन जो है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। वो 2 महीने भी ले लेते हैं, कई बार 2 साल भी ले लेते हैं, कई बार पूरी टर्म निकाल देते हैं। तो टाइम लिमिट ऐसा कुछ है नहीं एज सच, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द पावर टू डिस्क्वाली, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि जब वो उनकी प्रोसेस में होती है, उनकी रिमूवल प्रोसेस, तो वो उस समय डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो ये तो बेसिक चीजें होगी हमारी एंटी डिफेक्शन के बारे में। आर्टिकल क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल जो है थोड़ी लीगल टर्म के बारे में बात करता है। इतना ज्यादा लीगल आपको जाने की जरूरत नहीं। तो बात यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा है ना, तो उस पॉलिटिकल पार्टी से वो लॉयल रहे। देखिए, आपको यहां से करवाता हूं, थोड़ा सा आपको ज्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज ना करे, उससे लॉयल रहे, है ना, उससे भागे नहीं। अगर भागोगे तो भैया फिर परमानेंट भागोगे, है ना, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आप दोबारा ले इलेक्शन लड़के आइए, उसके बाद आप आइए, नहीं तो आप टाटा बाय बाय। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। 1985 में इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, यू वेरी वेल नो दिस। अब यहाँ पे समस्या ये है कि मर्जर की यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है। तो जो 2/3 मेंबर हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है, जो कि एक कानून कहता है। कानून ये कहता है कि जो ये 2/3 मेंबर होंगे, ये किस पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज करेंगे। तो यहां पे एक टर्म यूज की गई है जिसे कहा जाता है ओरिजिनल पार्टी। ओरिजिनल पार्टी, जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हम लोग शिवसेना की बात करते हैं। अब शिवसेना जो है वो एक ओरिजिनल पार्टी है। जो ये एमएलएज हैं अभी जिन्होंने डिफेक्ट किया है, मतलब वहां से जो अलग हो गए हैं, रेबल्स हैं, इन्होंने अपनी कभी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं बनाई है, या तो ये अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अब सवाल ये उठता है कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी ये बनाएंगे वो तो नई पार्टी है, पुरानी वाली तो फिर भी शिवसेना रहने वाली है। तो ये जो मर्जर होता है, मर्जर, वो नई पॉलिटिकल पार्टी का किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में होता है, या फिर ओरिजिनल पार्टी का जो है किसी और के अंदर होता है। आपको ये चीज मैं बताता चलो कि जो ये नए एमएलए हैं, गए हैं जो नए एमएलए, वो एमएलए ये भी क्लेम कर सकते हैं कि वही ओरिजिनल शिवसेना है। और ये जो 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 उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, ये इसको हो सकता है इसको रिकॉग्निशन ना मिले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में इस कानून में बहुत अच्छे से नहीं बताया गया। दूसरी चीज, आप एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए, जो बीजेपी की पार्टी है उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। ये जो मेंबर हैं जो अलग हो गए हैं, मान लो इन्होंने कल XYZ नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए आप XYZ को जो है बीजेपी में मर्जर करना पड़ेगा, राइट। बट ये प्योर मर्जर नहीं होता है, ये डीम्ड मर्जर होता है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? डीम्ड मर्जर। देखिए, मतलब ऐसा लगता है कि मर्जर हो रहा है, बट एक्चुअली मर्जर नहीं होता, इट इज जस्ट अ सपोर्ट। भैया दोनों की आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करती, तो आप मर्जर कैसे कर सकते हो?
वो किसी मुद्दे पे कुछ और सोचते हैं, ये कुछ और सोचते हैं। आप सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो, आप मर्जर नहीं कर सकते। तो इस कानून के अंदर एक बहुत बड़ा ये लूप होल छोड़ दिया गया है। ये डीम्ड मर्जर की बात करता है, एक्चुअल मर्जर की बात नहीं करता है। राइट? अगर एक्चुअली में मर्जर होता तो ये पूरे के पूरे एमएलए जो है वो बीजेपी के एमएलए हो जाते, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी मैच बिल्कुल भी नहीं करती है, तो मर्ज नहीं हो सकते, ऐसा इसके अंदर कहा गया। और यही पूरे आर्टिकल के अंदर ये बात करने की कोशिश की गई है कि जो पैराग्राफ 4 है इस पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ का, ये डीम्ड मर्जर की बात करता है, ओरिजिनल पार्टी की बात नहीं करता है, 2/3 मेंबर की बात करता है। तो इसके अंदर बेसिकली इस केस को ही जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि वैलिड मर्जर होना चाहिए। अगर इस कानून को इफेक्टिव बनाना है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। या तो इस पैराग्राफ 4 को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, या फिर डीम्ड मर्जर को हटा के आप उसकी जगह ओरिजिनल मर्जर लेके आइए, वैलिड मर्जर दिखाइए, तब चीजें जो है यहाँ पे बदल जाएंगी। अब आप ये चीज देखिए कि जो XYZ जो पार्टी मान लीजिए नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, अब ये खुद तो सरकार नहीं बना सकते क्योंकि खुद भी मेजोरिटी में नहीं है। अगर इन एमएलए को पावर में रहना है तो इनको बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा और तभी ये मिनिस्टर बन सकते हैं। राइट? अगर मैं पैराग्राफ 4 से अगर ये एक चीज ऐड कर दूं कि ये मर्जर रियल होना चाहिए, डीम्ड नहीं होना चाहिए, तो क्या ये XYZ की पार्टी बीजेपी के अंदर मर्जर करेगी? कभी नहीं करेगी, क्योंकि इससे उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो क्या वो मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब होगा क्या फ्यूचर में, इस चक्कर में कोई भी 2/3 मेंबर वो अपनी ओरिजिनल पार्टी से अलग नहीं हो पाएंगे। उनको पता है कि अब तुम्हें दूसरी पार्टी के अंदर रियल मर्जर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इनका कहना है कि पूरे के पूरे इस आर्टिकल में कि जो ये हमारा जो पैराग्राफ 4 है, आप इसको पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। और सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं, इससे पहले लॉ कमीशन ने भी 1999 के अंदर, ठीक है, और जो नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी 2002 के अंदर, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है कि इस पैराग्राफ को आप हटा दीजिए। या तो रियल मर्जर होना चाहिए या फिर डिस्क्वालिफिकेशन पूरी तरह से होनी चाहिए, अगर इसको इफेक्टिव बनाना है तो एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे टॉपिक नजर आ रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, हाँ, इसके इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था, कि वो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, है ना, इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसका कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में इसने बहुत सही काम किया है। लेकिन जो मतलब लार्ज जो स्प्लिट होते हैं, जो ज्यादा लोग हट जाते हैं, ग्रुप डिफेक्शन में बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है ये। इंडिविजुअल डिफेक्शन में इसने अच्छा खासा काम किया है, ठीक है। और क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, ये सारी हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा मैंने ज्यादा समय ले लिया इस पे, जबकि रिपीटेड था ये, बट एनीवेज कई बार फ्लो में हम लोग बात कर लेते हैं। हाउ टर्की मेड पीस विद द स्वीडन एंड द फिनलैंड ज्वाइनिंग नाटो। टर्की पुट्स स्वेफिन्स नेटो डील टू टेस्ट। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि नेटो के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो कंसेंसस पे काम करते हैं। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ठीक है। कंसेंसस का मतलब ये होता है, अगर किसी ने, मान लो इंडिया है, अगर इंडिया को नाटो का मेंबर बनना है तो सारे के सारे कंट्री से परमिशन लेना पड़ेगा। जब सारे के सारे उसको यस बोलते हैं तभी इंडिया एंट्री कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन की बात हो रही थी। फिनलैंड और स्वीडन और टर्की, इनके बीच में चलता है भैया 36 का आंकड़ा, ठीक है। क्यों चलता है? क्योंकि टर्की के अंदर जो है कुछ कुर्दिश ग्रुप्स हैं जो कि टर्की की सरकार के अगेंस्ट में काम करते हैं, वायलेंट एक्टिविटी भी करते हैं, बहुत बार वहां पे बम ब्लास्ट भी करते हैं। टर्की जो है उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। अब उनके बहुत सारे जो लीडर हैं वो स्वीडन के अंदर, फिनलैंड के अंदर बैठे हुए हैं, उनको वहां पे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलती है, वो वहां से पैसा वैसा भी इधर भेजते हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने टर्की के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो भी लगा रखा है, मतलब वहां पे वेपन्स वगैरह आप नहीं भेज सकते। अब इनके बीच में जो है 36 का आंकड़ा हमेशा से चलता है। तो भैया बात वही है ना कि जरूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इस समय फिनलैंड और स्वीडन को जरूरत है किसकी? टर्की की, अगर उसको नाटो का मेंबर बनना है तो। लेकिन ये फिनलैंड और स्वीडन नाटो का मेंबर बनने के लिए इतने डेस्परेट क्यों है, छटपटा रहे हैं? क्यों छटपटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं पुतिन भाई साहब, और पुतिन जो है इन्होंने साफ साफ धमकी दे दिया है। अब देखिए, जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया तो भैया ये ज्यादा बचने वाले नहीं है। 1300 किलोमीटर से ज्यादा की बाउंड्री जो है शेयर की जाती है बिटवीन फिनलैंड एंड बिटवीन रशिया। और क्योंकि अभी खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है, एकदम बॉर्डर के ऊपर है खतरा, यहाँ पे पूरे रशिया के सैनिक तैनात हैं, वेपन करके सब लेके तैयार बैठे हुए हैं, कभी भी ऑर्डर का इंतजार करना है, सीधा अटैक कर देंगे। तो भैया अब सर्वाइवल की लड़ाई है ना,
तो हमेशा से स्वीडन और फिनलैंड ने, जैसे इंडिया करता है ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये भी न्यूट्रलिटी सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। पहले इनको बहुत बोला गया, यूएसए ने इनकी बहुत बोला कि भैया आ जाओ नाटो में, बोले नहीं नहीं सर हम नाटो में नहीं आएंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, हम तो न्यूट्रल रहने वाले हैं, आप अपना देख लीजिए, हमें अपना देखने दीजिए। तब तो वो ऐसा बोल रहे थे। अभी जब दिख रहा है कि सर के ऊपर खड़ा है पुतिन, तो कह रहे हैं कि भैया हमें नाटो में एंट्री करवा दो। ये अब मौका मिल गया टर्की को, टर्की को मौका मिल गया ना, क्योंकि बात वही है कि कभी चींटी कीड़े को खाती है, कभी कीड़ा जो है मरने के बाद चिड़िया को खाता है, कभी चिड़िया जो है कीड़े को खाती है। तो इस समय सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई। तो फिनलैंड और ये जो स्वीडन वाले हैं वो टर्की से रिक्वेस्ट करने लगे कि माई बाप प्लीज कंसेंसस दे दो, परमिशन दे दो। टर्की ने बोला कि दे दूंगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। कौन कौन सी हैं अप्लाई? एक तो आपके यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट हैं जो आपने छुपा रखे हैं, जिनको आप बढ़िया 5 स्टार होटल में रुकवाते हो, तो एक तो आप उनको मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, एक्स्ट्राडिशन कर दीजिए। और क्योंकि नाटो का मेंबर जब भी कोई कंट्री बनती है तो वहां पे एक उनका ग्रुप होता है जो कि एंटी टेररिस्ट टाइप का ग्रुप रहता है, ठीक है। तो जो है आप उसका मेंबर बनिए, जिसकी वजह से जितने भी कुर्दिश फाइटर जो आपकी कंट्री के अंदर हैं, ठीक है, आप उनको मुझे हैंड ओवर कर दिए चुपचाप। उन्होंने कहा ठीक है माई बाप कर देंगे। और क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है ना, उनको उधर नजर आ रहा है, पुतिन नजर आ रहा है, कभी भी उनको पर अटैक कर सकता है। तो जितनी भी कंडीशन टर्की ने उनके सामने रखी थी वो सारी की सारी उन्होंने मान ली है। तो अभी आने वाले समय में क्या होगा, बहुत सारे कुर्दिश जो लीडर्स थे जो उधर छुप के बैठे हुए थे वो भी टर्की में आने वाले हैं, तो उनका हिसाब किताब किया जाएगा। तो ये था पूरे का पूरा मामला। अच्छी कहानी है, बढ़िया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स है वहां से कभी कभी सवाल इस तरह का आ सकता है, ठीक है। नाटो क्या है, क्या पर्पज है, कोल्ड वॉर के दौरान कैसे काम हो रहा था, वर्षों क्या होता है, किस तरह से सिचुएशन इनके बीच में चेंज हो गई है ना, यूक्रेन वाला इशू, बहुत अच्छे से इसके बारे में हम लोग पिछले 2-3 महीने से बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है दोस्तों वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टॉक्स इन देहरादून। तो देहरादून के अंदर कुछ टॉक्स हम लोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से कुछ लीडर्स जो हैं वहाँ के इंडिया में आए हैं, हमारे वाले भी गए हैं, चाय पानी समोसा वगैरह पे सब बातें हो रही हैं। कोई कंक्रीट कोई यहाँ से अभी कुछ अग्रीमेंट हुआ नहीं है, जो कंक्रीट अग्रीमेंट होगा इसके बारे में बात कर सकते हैं। 63,000 फार्म कोऑप्स का मतलब है कोऑपरेटिव्स टू बी डिजिटलाइज। तो भैया आपको पता ही है कि जो ये सरकार है हमेशा डिजिटल इंडिया के ऊपर फोकस करती है, तो हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है। मॉडर्न समय है, इंटरनेट का समय है, कंप्यूटर का समय है, तो इसीलिए जो पुराने कोऑपरेटिव चलते आ रहे थे हमारे कंट्री के अंदर 63,000, उनको अभी किया जाएगा पूरी तरह से डिजिटलाइज, उनका पूरा रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइज किया जाएगा। हर कोऑपरेटिव्स को जो है 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड वगैरह को भैया डिजिटलाइज कीजिए पूरी तरह से। तो टोटल जो है 2516 करोड़ रुपीस का बजट सरकार ने रखा है। तो इन्हें कहा जाता है PACS। क्या कहते हैं? PACS मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग जो है बात करते हैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को जो है दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसे हम लोग यूसी भी बोलते हैं। दूसरी होती है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट्स। तो इससे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे भी 2 होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। इस लॉन्ग टर्म का अभी हमारा कोई काम नहीं है, शॉर्ट टर्म में जाके देखते हैं। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं शॉर्ट टर्म आपको हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तीसरे लेवल पे आते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये है जो हमारे काम का मामला है। इसमें जो गांव के छोटे किसान होते हैं, जो छोटे वर्कर्स होते हैं, वो यहाँ पे मेंबर बनते हैं। और आपको ये पता है कि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब मेरा मतलब ये है कि 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, ये मतलब है मेरा। तो इसके अंदर सभी के पास बराबर वोट होती है, तो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। ये हमारे दूसरे बैंकों की तरह नहीं होता है, मतलब वहां पे शेयर होल्डिंग के हिसाब से वोटिंग राइट्स आपके पास होते हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या इनकी एक्टिविटी होती है, क्या फंक्शन होता है? बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है। फार्मर्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जो MSMEs वगैरह चलाते हैं वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं अपने मेंबर्स से, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PDS जो शॉप्स होती हैं, पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो शॉप्स होती हैं उसको भी ये रन करते हैं। सेलिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स और रनिंग जनता बाजार, ये आपको पता होना चाहिए PACs के बारे में, ठीक है। विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे ये काम करते हैं। जो रूरल रेजिडेंट्स वगैरह होते हैं इसके मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपको थोड़ा पैसा वगैरह देना पड़ता है। जब आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है आप वहां से
कुछ क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन वो क्रेडिट सिर्फ शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। जैसे आपको कोई मशीन खरीदनी है छोटी मोटी, या कोई भैंस खरीदनी है, गाय खरीदनी है, बकरी खरीदनी है, तो आप वो कर सकते हो। थोड़ा बहुत सेविंग आप वहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। उसके अलावा जो है अगर आपको एग्रीकल्चर इनपुट लेने हैं, सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर लेने हैं, इंसेक्टिसाइड जो है, केरोसिन वगैरह, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मार्केटिंग फैसिलिटीज वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से दाम मिल सके। तो ये होता है हमारा पूरा PAC, ठीक है। तो यहां से जो है 1999 में रूरल क्रेडिट सिस्टम से ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, मतलब 22-23 साल पहले सवाल पूछा गया था, बट स्टिल भैया ये सवाल तो सवाल ही होता है ना, आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है। द फार्मर्स आर प्रोवाइडेड क्रेडिट फॉर नंबर ऑफ सोर्सेज फॉर देयर शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म नीड्स। द मेन सोर्स ऑफ द क्रेडिट टू द फार्मर्स इंक्लूड, तो फार्मर्स के लिए जो क्रेडिट होता है उसका मेन सोर्स क्या है। सवाल आपके सामने है ABCOD, ठीक है। तो आपसे मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। G20 समिट एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली, तो दिल्ली में इसका समिट हो सकता है और प्रेपरेशन जो है जोरों शोरों पे चल रही है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से गारंटी नहीं है कि हो सकता है, लेकिन प्रपोजल हम लोगों ने दिया है, तो शायद जो है वहां पे हो भी सकता है। तो एक इनॉग्रेशन किया गया था मोदी जी के द्वारा, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना चाहिए जरूर, या जब एग्जाम यहाँ पे आएगा पेपर में तब आपको मैं बता दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स है ना, बेसिकली वहां पे जो है बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो जो है G20 की मीटिंग जो है इंडिया में हो सकती है, पाकिस्तान ने डेफिनेटली, और ये कहाँ पे होगी भैया, J&K के अंदर होगी, अभी आपको मैं बताता चलूँ, ठीक है। पाकिस्तान ने डेफिनेटली इसका विरोध किया ही है, ठीक है। तो वो कुछ चीजें हैं, जब ये मीटिंग एक्चुअली में होगी तो इसके बारे में मुझे पता है, 2-3 आर्टिकल एडिटोरियल जो है बैक टू बैक आने वाले हैं, तब इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और G20 की बात करते हैं तो G20 में दुनिया की सबसे बड़ी जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो G20 ग्रुप का पार्ट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो, ठीक है। तो 19 कंट्रीज होती हैं और यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है, राइट। और भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये इतना बड़ा ग्रुप होता है दोस्तों, दुनिया की जो जितनी भी GDP है उसका 85% ये कवर करता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का 80% कवर करता है, ठीक है। और ग्लोबल ट्रेड का 75% G20 कंट्रीज कवर करती हैं। कंट्रीज के नाम भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, पुराना सा टॉपिक है। होता क्या है इस G20 में, इन यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है। हर ग्रुप के अंदर 5-5 कंट्री होती हैं, तो हर ग्रुप के पास जो है फिर वो प्रेसिडेंसी आती है अपने ग्रुप के हिसाब से, राइट। और मैंने आपको पहले बताया था G20 में इंडिया कौन से ग्रुप का पार्ट है, मतलब इंडिया जिस भी ग्रुप का पार्ट है उसके में जो है इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री है। एक हिंट आपको देता हूं कि यहाँ पे आता है रशिया, बाकी 3 कंट्री का नाम आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री है, राइट। तो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूपी वीकन्स पास्ट 79 ऑन द डॉलर बाइंग बाय FPIs, तो ऑयल फर्म्स, सीधी सी बात है, जो ऑयल फर्म होती हैं इनको डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनको इंपोर्ट जो करते हैं ना ऑयल, तो भैया उसके लिए तो डॉलर में पे करना पड़ता है। तो जितनी भी ऑयल फर्म्स हैं उनको सबको डॉलर चाहिए, तो वो मार्केट से डॉलर निकाल रही हैं। उसके अलावा जो FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारी मार्केट से डॉलर निकाल रहे हैं। तो भैया जब इतना डॉलर निकलेगा तो डॉलर की सप्लाई कम नहीं हो जाएगी क्या? और आपको ये पहले ही पता है डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल से, जिस भी चीज की सप्लाई कम होती है उस चीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो जब डॉलर की सप्लाई कम हो रही है तो इसका मतलब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो सीधी सी बात है, जब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रुपये की वैल्यू अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करते हैं, राइट। तो इस समय मामला वही चल रहा है। 80 के लगभग भैया पहुंच जाने वाला है रूपी, 79 पे तो पहुंच चुका है, आने वाले जो है हफ्ते 10 दिन में 80 पे भी पहुंच जाएगा। तो बात यह है कि जो रूपी का फॉल हो रहा है उसके पीछे रीजंस क्या क्या है, उसका इंपैक्ट क्या होता है और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीज है, पहले इसके बारे में हम अच्छी खासी चर्चाएं कर चुके हैं। रूपी फॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्टॉक मार्केट से जो है पैसा बाहर निकल रहा है, राइट। फेड मतलब जो यूएसए का जो फेडरल बैंक है वो उसने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है, तो इंडिया से डेवलपिंग कंट्री से बहुत सारे लोग पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स वो यूएसए की जो बॉन्ड मार्केट है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि फूड, ऑयल, गोल्ड वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से भी होता है। और स्लो रिकवरी है ना, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी रिकवरी स्लो हो रही है आफ्टर कोविड, तो ये कुछ रीजन है रुपया फॉल हो रहा है। इंपैक्ट क्या क्या होते हैं रुपये फॉल होने के? कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन इंडिया के केस में मोस्टली बुरे होते हैं, क्योंकि हम लोग इंपोर्टिंग कंट्री हैं।
अगर हम लोग एक्सपोर्टिंग कंट्री होते चाइना की तरह, तब तो फायदा ही फायदा था। अब फायदा नहीं है, अब ज्यादा नुकसान है। बट स्टिल लिखने के लिए आप एग्जाम में लिख सकते हो इट इज गुड फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, जब आपका इंपोर्ट वैल्यू, करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो वो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन इंपोर्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। और यहां पे जो है पूरा गेम बदल जाता है। अगर इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्री होता तो ये वाला बेनिफिट हमें ज्यादा मिलता, और ये वाला बेनिफिट ज्यादा मिलता तो मजा ही आ जाता है। हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता, लोगों को काम धंधा मिलता, हमें डॉलर मिलता, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता। बस समस्या यहाँ पे ये है कि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो बैड इंपैक्ट ज्यादा है, गुड इंपैक्ट कम है, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं ना। अगर अगर फायदा ज्यादा होता तो शायद इतनी चर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। मोर रेमिटेंस, ये थोड़ा सा बेनिफिट आपको यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि लाखों की संख्या में इंडियन जो है वो बाहर रहते हैं, गल्फ कंट्रीज वगैरह में बाहर रहते हैं। वो बहुत सारा पैसा जो है इंडिया में भेजते हैं, फॉरेन करेंसी भेजते हैं। क्योंकि इस समय फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इसका मतलब इंडिया में जो रेमिटेंस आता है बाहर से वो भी इस समय बढ़ गया है। और जब रेमिटेंस आता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर सिर्फ रेमिटेंस तो नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन कम से कम जो रेमिटेंस वाला फैक्टर है उसको तो ये कम कर देता है। इन्फ्लेशन, सीधी सी बात है भैया, इन्फ्लेशन बढ़ेगा जब करेंसी वीक होगी, सामान महंगा हो जाएगा। कॉस्टली फॉरेन ट्रैवल एंड एजुकेशन, सीधी सी बात है, अगर आप फॉरेन में ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, जो अगर आप हनीमून मनाने जा रहे हो, तो एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, तो आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी करेंसी जो है वीक हो गई है ना। फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड जो डेट होता है इंडिया में, जो हम लोग एक्सटर्नल डाटा लेते हैं डॉलर में, वो भी भैया बढ़ जाता है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। तो ये कुछ कुछ इंपैक्ट होते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को एनहेंस कर सकते हैं, ताकि एक्सपोर्ट करने से हमारे पास डॉलर आए। दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत को हम लोग और ज्यादा तरीके से बढ़ा सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी कर सकते हैं, खासकर ऑयल वाले केस में, क्योंकि ऑयल हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत करता है। तो जो हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह की बात करते हैं, तो वो इसी तरह से हम लोगों ने कदम उठाया है। आरबीआई इंटरवेंशन की हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट में डॉलर निकालते हैं, डॉलर जो है सप्लाई करते हैं, वो सब काम आरबीआई का रहता है। तो आरबीआई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं रुपये के बारे में। ठीक है, डोंट गिव ग्रीन नोट टू द मेकादेतु प्रोजेक्ट, ये बहुत पुराना एक मतलब दिक्कत है, ये तमिलनाडु केरला इनके इनके बीच में। ठीक है, रिवर पे जो डैम बना हुआ है, जिसे हम लोग जो है मेकादेतु डैम बोलते हैं, अभी ये बना नहीं है, इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो उसके बारे में ही जो है बेसिकली ये है। कावेरी रिवर के जो है वहां पे एक रिवर है अर्कावती। ठीक है, तो जहां पे अर्कावती रिवर कावेरी रिवर मिलती हैं, बेंगलुरु से बिल्कुल 100 किलोमीटर दूर है, वहां पे जो है मेकादेतु प्रोजेक्ट की जो है बात चल रही है। ठीक है, और ये डैम कहां पे लोकेटेड है, वो 3 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ द अर्कावती, ये सीधी सी बात मैंने बता दिया, जिसको संगम कहा जाता है। तो अर्कावती और कावेरी जहां मिलती हैं उसको कहा जाता है संगम, जहां पे ये डैम है। ठीक है, कावेरी जो है वो पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर मतलब और सीजनल रिवर है। आपको मैं बताता चलूं, पेनिनसुलर रिवर जो है मोस्टली सीजनल रिवर होती हैं, मॉनसून के दौरान उनके अंदर पानी रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। लेकिन कावेरी एक ऐसी रिवर है जिसके अंदर 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि जो मॉनसून होती है, जो समर मॉनसून होती है, वहां से उसको पानी मिलता है वेस्टर्न घाट से, और जो विंटर मॉनसून होती है वहां से भी वो जो है उसको पानी मिलता है। तो ये थोड़ा सा को पता होना चाहिए। ठीक है, रिवर कावेरी कहाँ ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज के अंदर होती है, तालकावेरी नाम की एक जगह है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, 2013 में जो है कर्नाटका ने अनाउंस किया था कि वो वहां पे जो है रेजर्वर बनाएगा मेकाडेटू के नाम से। और क्यों बनाएगा, क्योंकि उसको बेंगलुरु को जो है पानी सप्लाई करना है। बेंगलुरु बहुत बड़ा सिटी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है उसकी, तो उसको पानी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बनाने की प्लानिंग की थी। लेकिन तमिलनाडु कह रहा है कि भैया आप ये मत बनाइए, क्योंकि अगर आप बनाओगे तो मेरे यहाँ पे पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो तमिलनाडु वाले कह रहे हैं कि हमें भी उसकी जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इनको लेके वही इशू यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है कर्नाटक के अंदर वो कौन कौन सी हैं, हेरांगी, हेमावती, शिमशा, है ना, काबिनी, ये सब आप देख सकते हो। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी की, भवानी, नोएलर, अमरावती। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे भी देख सकते हो। राइट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट अप्रोच टू कंजर्वेशन, तो कुछ नया पॉइंट, डेफिनेटली यूनिक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूजुअली क्या रहता है, जब हम लोग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, इकोसिस्टम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट और या फिर इंटरनेशनल एफर्ट के ऊपर ही रहता है ना। प्राइवेट सेक्टर को हम यूजुअली यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको कहा जाता है पेमेंट फॉर द इकोसिस्टम सर्विस, पेमेंट फॉर द इकोसिस्टम सर्विस। अब हमारा जो है इकोसिस्टम जो है हमें बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो जो भी उस सर्विस को लेगा
उसके लिए उसको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो उसी फीस से हम लोग उसको फर्दर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कई तरीके से जो है आप इंसेंटिव दे सकते हो। अगर मान लो कोई लोकल गवर्नमेंट है या कोई गांव वाले हैं, अगर वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, या कोई प्राइवेट कंपनी, मान लो टाटा है, टाटा ने कोई ऐसा स्टेप लिया कि वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, तो उससे कई तरह के इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। टैक्सेस वगैरह में इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, कुछ फीस वगैरह में छूट दी सकती है ना, कुछ और परमिट वगैरह उनको दिए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो एनकरेज होगा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनको पता है कि तुम्हें सरकार इंसेंटिव दे रही है। अब ये तो कुछ को, अब इसको इंडिया में अब तक फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, इंडिया में यूजली जो हम लोग इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की बात करते हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, यूजली वहां पे गवर्नमेंट का रोल रहता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं रहता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को लेके थोड़े से यहाँ पे कंसर्न है। कारण क्या है इसके? पहली बात तो ये है कि ऐसे हमारे पास कोई प्रॉपर स्टडी हम लोगों ने नहीं किया है कि प्राइवेट सेक्टर से उसको बेनिफिट होगा। यूजली ऐसा माना जाता है कि हमारी दिमाग के अंदर ये बात घुस गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो टाटा बिरला अंबानी होते हैं, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे इकोसिस्टम को। बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। ऐसी कोई स्टडी अब तक हुई नहीं है जो ये प्रूव करती है कि प्राइवेट सेक्टर से सिर्फ नुकसान ही होता है और बेनिफिट नहीं हो सकता। ऐसी कोई स्टडी है नहीं। तो पहली बात, आपको रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली वो लोग भी आगे आएंगे प्राइवेट सेक्टर, और पॉलिटिकल विल की तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे कमी है ना। तो बात वही है, पेमेंट फॉर द इकोसिस्टम सर्विस। तो इसमें क्या होगा, जो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे आप वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। मान लो कोई विलेज है, मान लो फुलेरा नाम का एक गांव है, ठीक है, और ये किसी जो है फॉरेस्ट एरिया के आसपास में पड़ता है, जो कि काफी इको सेंसिटिव भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन गांव वालों के साथ सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि भैया अगर आप यहाँ पे मान लो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, मान लो कोई वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है जो काफी सेंसिटिव है ना, जिसको प्रोटेक्ट करना है, तो अगर आप इसको प्रोटेक्ट करोगे तो हम आपको जो है इंसेंटिव्स देंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो डेफिनेटली लोग वहां पे डेफिनेटली हेल्प करेंगे, राइट। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं कि आप जो है लोकल लोगों को इंसेंटिवाइज कीजिए, वहां पे एनवायरमेंट, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाइए, या फिर प्राइवेट कंपनी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लोकल लोगों के साथ, ग्राम पंचायत के साथ भी कर सकते हो। ये कुछ कुछ वहां पे। अब इसका बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसके दो बेनिफिट होंगे। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो आपका जो इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व होगी। दूसरी बात, पॉवर्टी एलिविएशन। जब गांव वालों को ये पता है कि तुम्हें इस जंगल को बचाने के लिए पैसा मिलेगा, तो भैया वो क्यों नहीं पैसा कमाएंगे। तो पॉवर्टी एलिवेशन भी होगा और कंजर्वेशन भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी। इंडिया में अभी तक इस चीज को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। लार्ज स्केल छोड़िए, मतलब छोटे स्केल पे भी नहीं किया गया है। लेकिन लेटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर, अफ्रीकन कंट्री के अंदर इसको बहुत अच्छे से लागू किया जाता है, और वहां पे प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से एनवायरमेंट को कंजर्व भी करता है। कंजर्व करता है तो पैसे भी कमाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो किसी सिटी के अंदर कोई पार्क है, अभी वहां पे आप पार्क के अंदर, आपको जाने से कोई नहीं रोकता है, आप पार्क में जाइए, घूमिए फिरिए। लोग क्या करते हैं, उस पार्क के अंदर अपने कुत्ते ले जाते हैं, है ना। वो कुत्ते वहां पे पोटी करते हैं, सुसु करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। लोग वहां पे बैठ के जो है ताश खेल रहे होते हैं, लोग वहां पे खैनी खा रहे होते हैं, तम्बाकू खा रहे होते हैं, शराबी कबाबी वहां पे पड़े रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पार्क में एंट्री करने के लिए आपके पास फीस नहीं है, क्योंकि वो सरकारी पार्क है और सरकार के पास आपको पता ही है कि साधनों की कमी होती है। अब मान के चलिए उस पार्क का कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दे दिया, तो टाटा उस पार्क को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, पेड़ वेड़ मैनेज करेगा, घास वहां पे मैनेज करेगा, सारी सुविधाएं वहां पे होंगी। अब अगर आपको पार्क में जाना है तो आपके ऊपर जो है फीस लगाई जाएगी, 10 रुपए 50 रुपए जितना भी होता है। अब यहाँ पे ना कई बहुत सारे बेनिफिट हुए। पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि उस पार्क की जो है कंजर्वेशन हो गई। दूसरी बात यह हुआ कि उस पार्क को मैनेज करने के लिए कई सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और पॉवर्टी एलिविएशन भी होता है। तो क्या यही चीज हम जंगलों में नहीं कर सकते? जंगलों के केस में कोई पर्टिकुलर जंगल है तो उस ग्राम सभा को या किसी टाटा को, बिरला को, अंबानी को क्या हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको इकोसिस्टम सर्विस को, इकोसिस्टम को यूज करना है, बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज आपको लेनी है, तब उसके लिए पैसा पे कीजिए। तो बिल्कुल इनका यह कहना है कि बिल्कुल फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। तो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है ये वैसे तो। बट वे फॉरवर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम हमारा है वहां पे जो, या फिर जो पेरिस के कन्वेंशन के अंदर हम लोगों ने प्रॉमिस करके आए हैं, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह में, वो हम सब यहाँ से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉवर्टी एलिवेशन भी होगा और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होगा। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। टीब जो इंडिया इनिशिएटिव है ना, इसके बारे में डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हो। अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे
तो आपको वो जो है टीप का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। टीप बेसिकली क्या होता है, जो कि हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करता है। जैसे मान लो कोई जंगल है कि भैया इस जंगल की कितनी वैल्यू है, मान लो उस जंगल की वैल्यू है $2 बिलियन, ये मेजर करता है उस वैल्यू को और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू को मेजर करता रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इससे ये पता चलता है कि भैया वो उसका जो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे की जाती हैं थ्रू दिस टीप। तो आप इसको जाकर थोड़ा सा देख सकते हो। तो वे फॉरवर्ड में हम लोग जो है इस तरह की कुछ कुछ बातें लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।